तो ऐसे फंक्शंस जिनको हम ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी में यानी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक करने वाले हैं, ऐसे फंक्शंस की सीरीज को हम बोलेंगे फोरियर सीरीज। तो यहाँ पर हम फोरियर सीरीज को पढ़ने वाले हैं। अब आप जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आप लिखना शुरू करिए, आप लिखना स्टार्ट करिए। एनी आर्बिट्रेरी, एनी आर्बिट्रेरी continuous time signal, continuous time signal x of t, any arbitrary continuous time signal x of t, which is periodic, which is periodic with a fundamental period t naught, which is periodic with a fundamental period t naught, can be expressed as, can be expressed as a series of, can be expressed as a series of harmonically related, harmonically related sinusoidal, sinusoidal whose frequencies are, whose frequencies are multiple of fundamental frequency, multiple of fundamental frequency। वैसे तो मैं आपको कहता हूं कि ये पूरी पीडीएफ ही प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे लिए बार बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ट्राई करें कि जैसे ये छोटा चैप्टर आप अपने जो शॉर्ट नोट्स की तरह अपने कॉपी में लिख पाए तो बेहतर होगा। क्लियर? आपने उतारा जो मैंने लिखवाया आपको? वेदांत, ना तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फोरियर सीरीज अपने आप में एक आइडिया है जो कि आपको ये हिंट देता है कि अगर दुनिया की कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसको आप कुछ साइन कोस के टर्म में लिख सकते हैं। सर ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रीज है, और ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, हर टी नोट के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। इवन इसको भी आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, तो लिखता हूं मैं एनी पीरियोडिक फंक्शन एफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। क्लियर? आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी को आप ऐसे लिख सकते हैं। सर कुछ बात समझ में नहीं आई। आप कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन एफ टी को कोस साइन की फॉर्मेट में लिख सकता हूं, जबकि पीरियोडिक फंक्शन तो कैसा भी हो सकता है, लाइक ये स्क्वायर वेव है। फेमस फंक्शन यही होते हैं, स्क्वायर वेव हुई, ट्रायंगुलर वेव हुई, ये सब हमारे लिए पीरियोडिक फंक्शन है, ये सब हमारे लिए पीरियोडिक फंक्शन है। क्या हम इनको भी साइन कोस में ब्रेक कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और जहां पर आपको तीन कांस्टेंट के बारे में जानना होगा, ए नॉट, ए एन और बी एन, बाकी कोस और साइन तो आप जानते हैं। एन की वैल्यू को 1 से इनफाइनाइट रखना है, इन्हीं को हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया?
अच्छी बात ये है कि ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। आपके सिलेबस तक इस चीज को जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये जानना है कि अगर ये फॉर्मूला है तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने जो सिलेबस है उसके अंदर यही एक ऐसी चीज है जिसको आपको जानना नहीं है, बट फिर भी मैं इसका आइडिया दे सकता हूँ, इसका हिंट दे सकता हूँ। लेकिन क्योंकि फिर से वही कहानी हो रही है कि अपने 2 घंटे की कहानी के अंदर हमें वो चीज जाननी है जो एग्जाम में और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए हम उसी पे फोकस करें। तो फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ तो मुझे 3 चीजें जाननी है। जहां पर एक तो ये ओमेगा नॉट क्या है सर, आपने बोला कि पीरियोडिक फंक्शन एफ टी है जिसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, टी नॉट, विथ फंडामेंटल पीरियड टी नॉट। तो ओमेगा नॉट इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी नॉट है। एंड यहाँ पर ए नॉट, ए एन, बी एन आपको निकालना है। कैसे? ए नॉट निकालने के लिए आप वो जो एफ ऑफ टी फंक्शन है इसका एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसको हम बोलते हैं एवरेज ऑफ एफ टी, एवरेज ऑफ एफ टी, और डीसी वैल्यू ऑफ एफ टी। क्लियर सर? क्या कहना चाह रहे हैं आप? ए नोट जो आपको दिख रहा है, ए एन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और बी एन जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये तीनों ही हमको अलग से निकालने पड़ेंगे इंटीग्रेशन से। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है फोरियर सीरीज, ज्यादातर हमको मैथमेटिकल वाला पार्ट करना है। और इंटरेस्टिंग जो चैप्टर आने वाला है इसके बाद, फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसकी एक तरह से ये बेस तैयार कर रहा है, उसका एक बेस तैयार कर रहा है, उसके लिए ये नींव तैयार कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि फोरियर सीरीज के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट है वो मैथ्स वाले सर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल वाली स्टोरी है। ए नोट, ए एन, बी एन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन पे आपके कितने स्ट्रांग है इसका, इसमें इंटरेस्ट केवल मैथ्स वाले सर को हो सकता है, मेरे को नहीं। मुझे जो इंटरेस्ट आएगा वो है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करते हैं, जिसको हम जानेंगे इसके पार्ट 2 में। फोरियर सीरीज का जो हम पार्ट 2 पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि फोरियर सीरीज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और डायरेक्टली उनको कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि अब सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, तीनों बड़े चैप्टर में काम में आने वाली है, वो है प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो उसकी शुरुआत हो गई यहाँ से। आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट में एक हीरो होता है, और इस सब्जेक्ट का हीरो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है। सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखना फोरियर ट्रांसफॉर्म के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ही हमारे यहाँ का हीरो है। हालांकि लाप्लास भी इतना इंटरेस्टिंग होगा कि जितना आपने नेटवर्क, कंट्रोल या मैथ्स तीनों में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि लाप्लास आप तीनों जगह पढ़ते हैं, पर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सिग्नल सिस्टम का होगा। फिर भी वो चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर नहीं बन पाया कि इस सब्जेक्ट का हीरो हो। इस सब्जेक्ट का हीरो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। मैं आपको बताऊंगा फोरियर सीरीज से उसकी स्टोरी कैसे कनेक्ट होती है, एलटीआई सिस्टम से फोरियर सीरीज की स्टोरी कैसे कनेक्ट होती है। उसके लिए मैंने आइगन फंक्शन पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर, वहां से वो स्टोरी आगे कनेक्ट कर दी जाती है कि मेरा अब सारा फोकस किस पे हो रहा है, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी या फिर आइगन फंक्शंस के ऊपर, जो कि पीरियोडिक भी हो सकते हैं। और अच्छा फॉर्मेट है साइन कोस फंक्शन, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और भी अच्छा फॉर्मेट है ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर आइगन फंक्शन, जो कि इम्पल्स रेस्पॉन्स की किसी भी वैल्यू के लिए एज ए आइगन फंक्शन ही काम करता है। तो सर यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या चाहते हैं कि मैं किसी भी फंक्शन को या तो साइन कॉस में ब्रेक कर दूं या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में। तो जो एक बेस जो थ्योरी, एक जो मैथ्स है, वहां से हम इसको सीधा डायरेक्टली लिखते हैं और याद करते हैं कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी को हम ब्रेक कर सकते हैं ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। आपको बता दूं मैं कि जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यूज के अंदर अब तक फोरियर सीरीज से फोरियर सीरीज से रिलेटेड, वो ये थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में क्या डिफरेंस है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है जिसको हमने लिखा है, इसी को हम ब्रेक करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के अंदर भी। पर काम की बात ये है कि ये फॉर्मूला कैसे बना ये आपको नहीं जानना, बट फिर भी मन में आपके मेरी तरह एक डाउट आना चाहिए। वो डाउट ये है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को मैं साइन कोस में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। माना कि यहाँ पर
इनफाइनाइट तक हार्मोनिक्स ऐड करते 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 कोई शेप बन सकती है, पर वास्तव में वो शेप कैसे बनेगी, इस चीज को अगर आपको फील करनी है तो मैंने यूट्यूब के एक वीडियो का लिंक दिया है आपको आपके ग्रुप के अंदर, उसको आप जरूर देखिएगा। उसको क्लिक करेगा, यूट्यूब का एक 10 मिनट का वीडियो है, उसको देखिएगा, आपको अपने आप फील आ जाएगा कि इवन स्क्वायर वेव बनाना है तो साइन और कोस से कैसे बनेगा, ट्रायंगुलर वेव बनाना है साइन और कोस से कैसे बनेगा, इवन कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को अगर आपको बनाना है तो किस तरह से साइन और कोस आपस में ऐड होते हुए n=1 से इनफाइनाइट तक सारे हार्मोनिक्स ऐड होते हुए वो शेप जनरेट कर देंगे। हालांकि इन सब के लिए ये ए नोट ए एन बी एन कॉन्स्टेंट निकालने का तरीका मैं लिख रहा हूँ, तो आपको बता दूं फिर से कि ए नोट निकालने का तरीका होता है 1/T0 एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी। आपको पता है नहीं, ये एवरेज निकालने का तरीका होता है 1/T0 इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम 0 to T0। ये तो एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला आपने देखा होगा, यही होता है। तो यहाँ तो आप बोल सकते हो कि ए नोट की वैल्यू इज नथिंग बट एवरेज। ऐसे ए एन का होता है 2/T0 इंटीग्रेटिंग ओवर T0 एफ टी कोस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ऐसे ही बी एन निकालने का तरीका होता है 2/T0 इंटीग्रेशन ओवर T0 एफ ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। यहाँ तक कोई डाउट? सर डाउट पूछने के लिए पहले ये समझ में आना चाहिए कि क्या पूछें। कुछ नहीं पूछना, आपको पता है कि बस ये मैथ्स है, ये बस ये बोल रही है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, मैं आपको एक पीरियोडिक फंक्शन दूंगा और आपसे पूछूंगा कि इसको फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस कर दो। तो आपको एक्सप्रेस करने के लिए ए नोट ए एन और बी एन की जरूरत पड़ेगी, जिसको आपको निकालना है, यानी कि केवल और केवल इंटीग्रेशन करना है हमको इस स्टार्टिंग वाले टॉपिक के अंदर। तो जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, तो ये है पूरा ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट डन। नो देखिए, ये एक फंक्शन है जिसका आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालनी है, जिसके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालनी है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई एंड सो ऑन। इसके लिए आपको फोरियर सीरीज निकालना है, मैं सोल्व कर देता हूँ, आप बस देखिए, या फिर आप ट्राई कर सकते हो तो करिए। ए नोट निकालने की कोशिश करिए, ए एन निकालने की कोशिश करिए, बी एन निकालने की कोशिश करिए। ए नोट ए एन बी एन तीनों वैल्यू निकालिए। असली सिग्नल सिस्टम स्टार्ट होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म से, जिसे बोलते हैं सिग्नल सिस्टम पार्ट 2। ये पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है फोरियर सीरीज। यहाँ तक एक तरह से रिदम चलती है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, जो तीनों महारथी वो आते हैं पार्ट 2 में। वहां पर एक स्पेशल टाइप की हम कहते हैं ना सिग्नल सिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं। तो इन सब सारे चैप्टर्स से कनेक्टेड है, हर स्टोरी आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अगर ये स्टोरी अगर आपको समझ में आई तो इसको आप कैलकुलेट करिए। तो सर निकालता हूँ ए नोट की वैल्यू। टाइम पीरियड कितना है सर इसका? 0 से लेके 2 पाई तक, यानी कि 1/2 पाई 0 से पाई 1 dt प्लस पाई से 2 पाई 0 dt। 0 से पाई तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, और पाई से 2 पाई इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो ए नोट निकालने का ही तरीका है। हालांकि सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सर मैं पहले से जानता था कि इसका एवरेज कितना आएगा, कितना आएगा 1/2। सर कैसे पता आपको? इसके अंदर डीसी वैल्यू कितनी है 1/2, सीधा पता है। एवरेज ए नोट का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज या डीसी वैल्यू का मतलब मेरे को पता है। डीसी कितना है इसमें 1/2। कैसे पता सर आपको? चलिए देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वास्तव में सिमेट्रिक डिजाइन होती, जिसे हम बोलते हैं ना प्योर एसी, नेटवर्क थ्योरी में हमने पढ़ा होगा एसी एंड डीसी। अगर ये प्योर एसी डिजाइन होती तो इसका एवरेज इस तरह से 0 आता, जितना वो ऊपर होता,
जितना ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होता है उतना ही नेगेटिव वाई एक्सिस भी होता है। इससे हम बोलते हैं कि हाँ ये है प्योर एसी जिसमें कोई भी डीसी वैल्यू नहीं है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ है तो जितना पार्ट इसमें उठा हुआ है उतना ही डीसी वैल्यू आपने ऐड किया होगा। इसका मतलब सर अगर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये 0 से 1 पहुंच जाएगा। 0 से 1 पहुंचने का मतलब है कि इसमें आपने हाफ से ऐड किया होगा। इसका मतलब ए नोट की वैल्यू हाफ होगी। इंटीग्रेशन करेंगे तब भी आपको हाफ मिलेगी। और बिना इंटीग्रेशन किए ही मेरे को डायग्राम देखकर समझ में आता है कि इसमें ए नोट की वैल्यू हाफ है। नाउ अब आते हैं ए एन की वैल्यू। ए एन कितना आएगा तो ध्यान से देखिए 2/टाइम पीरियड 2 पाई। इंटीग्रेशन फिर से 0 से पाई 1 cos n ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है सर 1। तो cos n t dt। क्यों सर क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड यहाँ पे 2 पाई है। तो 2 पाई अपॉन T0 से 2 पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा और ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसलिए जो फॉर्मूला है मेरा ए एन का 2/T0 0 to T0 एफ टी कोस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। एफ टी कितना है सर एफ टी 0 से पाई के बीच में कांस्टेंट 1 है। कोस एन ओमेगा नॉट टी डी टी में ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 है। तो कोस एन टी डी टी मेरे पास आंसर हो गया। पाई से 2 पाई के अंदर सब कुछ 0 है तो उसको मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर 1/पाई। इसका इंटीग्रेशन करेगा आप। कोस का इंटीग्रेशन आप जानते हैं सर साइन एन टी अपॉन एन। माइनस साइन नहीं आता है यहाँ पे आप जानते हैं। और जब मैं इसकी लिमिट 0 से पाई रखूंगा तो क्या आएगा तो सर 1/n पाई साइन एन पाई माइनस साइन 0 विच मीन्स सब कुछ 0। साइन एन पाई भी 0 होता है एंड साइन 0 भी 0 होता है विच मीन्स ए एन 0 आएगा। सिमिलरली बी एन निकालते हैं 2/T0 0 to T0 एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। साइन एन ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 है और पाई से 2 पाई के बीच में 0 है तो मैंने सिर्फ 0 से पाई तक ही लिखा इसको। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो 1/पाई साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एन टी अपॉन एन 0 to पाई। यहाँ पर वैल्यू सर आ रही है 1/पाई n पाई कोस 0 माइनस कोस एन पाई। इट इज 1/n पाई कोस 0 1 होता है एंड इट इज -1 की पावर n। कोस एन पाई होता है -1 की पावर n। बड़े ध्यान से देखिएगा n की वैल्यू 0 है यानी कि कोस 0 जो कि 1 होता है। n की वैल्यू 1 है विच मीन्स कोस पाई विच इज -1। n इक्वल्स टू 2 तो कोस 2 पाई इज +1। तो यानी कि 1 टाइम -1 1 टाइम +1 1 टाइम -1 1 टाइम +1 विच इज -1 की पावर n। whenever n is odd then your answer would be -1. Whenever n is even then your answer would be +1. So overall answer is 2/n pi if n is odd and 0 if n is even. If n is even it is +1 and +1 minus +1 0 होता है। तो it is the answer. So finally आपका आंसर होगा f of t equals to हाफ प्लस सिग्मा सॉरी हाफ प्लस 2/पाई बी एन है ना ये साइन टी 2/3 पाई साइन 3t 2/5 पाई sin 5t and so on. It is the Fourier series of given periodic function. You get it or not? Sir, in maths we have studied its formula as a naught by 2. So does it affect? Chandrakant, in the maths you have studied its formula as a naught by 2. Which formula? The formula for a naught. The formula for a naught. Now watch carefully. If the function f of t can be written as a naught plus sigma n equal to 1 to infinity a n cos n omega t plus b n sin n omega t, then the formula for a naught is 1/T0 integrating over time period t naught f dt, which means average value. This is the formula for a naught.
And the formula for En is 2 upon T naught integrating over T naught Ft cos n omega naught t dt, and formula for Bn is 2 by T naught integrating over T naught Ft sin n omega naught t dt. Sir, but my teacher is telling me that A naught formula for A naught is 2 upon T naught. Then your teacher is wrong. Sir, my book is telling that formula for A naught is 2 upon T naught integrating over Ft dt. Then your book is wrong. Only Mewadi sir rules. Chandrakant, the real formula for A naught, A and B in I have written here. Maybe you are confused from 2 upon T naught and 1 upon T naught, but this is the right formula. Just compare it whatever you have written in your copy. So you are getting me? This is the final answer of Fourier series, trigonometric Fourier series for given function ft. The general formula for the Fourier series, sir, in f of t. Okay. Now I'm getting you. आप ये कह रहे हैं चंद्रकांत कि in ft it is mentioned that a naught by 2 was there, so it is wrong. A naught plus sigma n equal to 1 to infinity a n cos n omega naught t plus b n sin n omega naught t is written there. This is the right formula. A naught by 2 is the wrong answer. A naught by 2 is the wrong answer. You are confirming that if a naught by 2 is there, then it would be affect or not. Of course, a naught by 2 is a different thing. If you are writing here a naught by 2, then the whole scenario will be changed. And what is the formula for a naught? What is the formula for a naught? Maybe they have written it 2 by t naught, like an is 2 by t naught, bn is 2 by t naught. Maybe. Just check it properly. Okay? Okay. So screenshot ले लीजिए. Screenshot of screenshot. Done? Now next question जो तुमको रूम पर करना चाहिए वो है ये. Try at home. Height A. It is sawtooth wave. This time period T naught to T naught minus T naught minus to T naught. T naught or 2 pi? Sir, 2 pi. Okay. 2 pi, 4 pi, 6 pi, minus 2 pi, minus 4 pi, and so on. Find out trigonometric Fourier series. Trigonometric Fourier series. Try at home. A naught would be, you can directly check out that this is the answer would be the average value which we have added for the pure AC, and pure AC somehow will be appearing like that, uh, from minus a by 2 plus a by 2. This is the pure AC. So now you can get easily the idea that we have added some DC value of plus a by 2, so that minus a by 2 have reached up to 0 and plus a by 2 have reached up to a value, which means a naught is a by 2. An, what would be the value of an? An would be 0. And what would be the value of bn? Bn would be 1 upon n pi. Please check at your home
by using the formula an and bn, integration 2 by t naught integration over t naught ft cos n omega naught t dt, and 2 by t naught integration over t naught ft sin n omega naught t dt. So please check at your home that an is coming out as 0 and bn is coming out as 2 upon, sorry, 1 upon n pi. Clear? Now some important symmetry. Now listen carefully. As you have studied in classification of signals, that any real signal can be classified in two types, only in three types: even function, odd function, and neither even nor odd function. So if we talk about even symmetry, which means you know very well f of t must be equal to f of minus t. Now, what would be the condition on a naught, an, and bn trigonometric Fourier series coefficient? Sir, a naught would be 2 by t naught 0 to t naught ft dt. An would be 4 by t naught 0 to t naught by 2 ft dt. Ft cos n omega naught t dt, which is useless information. But bn would be 4 by t naught, sorry, 2 by t naught integrating over minus t naught by 2 to plus t naught by 2 ft sin n omega naught t dt. Since ft is even function, sine is odd function, and you have idea if even function into odd function, we are getting odd function. If we multiply even function and odd function, then the resultant would be odd function. Even into odd equals to odd. Odd into even equals to odd. Even into even equals to even. And odd into odd equals to even. For functions only. For functions only. You are checking it constant. Sir, 2 into 3 is 6. It is not odd, it is even. I am talking about functions, not the constant. So now, if we are talking about that ft is even and sine and omega naught is odd, then overall function is odd function. Now, there is a rule for integration which you have studied in 11th 12th class. If we are integrating from minus a to plus a ft dt, then its value would be 0 if ft is odd, and its value would be 0 to a 2 times ft dt if ft is even. If ft is even, then it would be 0 to a 2 times 0 to a ft dt, and if it is ft is odd, then its value would be 0. So here we are integrating from minus t naught by 2 to plus t naught by 2 for an odd function. So its answer would be 0. So final conclusion, Bn must be 0 for even symmetric signal. For even symmetric signal, Bn must be 0. अब तक क्लियर है? सेम स्टोरी अब मैं ओड के लिए बोलने वाला हूं. ओड फंक्शन में क्या होगा सर? तो ध्यान से देखिएगा. ओड सिमेट्री के अंदर जहां आप मैथमेटिकली कहते हैं एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस टी. नाउ ए नोट, the formula for a naught is minus t naught by 2 2 plus t naught by 2 ft dt. Since ft is odd function, which means it would be 0. Same goes to an, which means a naught and an must be 0.
एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज ए नोट मस्ट बी जीरो, यानी कि ओड फंक्शन बनने के लिए आपका एवरेज वैल्यू जीरो होनी चाहिए। किसी भी ओड फंक्शन में एवरेज वैल्यू जीरो होनी ही पड़ेगी। ये थोड़ा अजीब था। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये रिजल्ट देखा था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। देखते हैं जरा, आप ये कहना चाहते हैं सर कि जो ये साइन वेव है इसके अंदर अगर आपने डीसी ऐड कर दिया तो ये ओड नहीं देगा। अभी के लिए तो ये ओड है, ओड फंक्शन है, पर अगर आपने इसमें डीसी ऐड कर दिया तो this would be the shape of sine function plus dc, and it is not an odd function. It is neither even nor odd. It is not an even function. It is not an odd function. It is neither even nor odd, which means for dc for odd symmetry dc must be zero. dc की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। ए नॉट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये मैंने पहले सोचा नहीं था, जबकि इवन के लिए जरूरत नहीं है। इवन जैसे कि cos फंक्शन, इट इज ए इवन सिमेट्री। Now, if you are added some DC value, अब भी ये इवन सिमेट्रिक सिग्नल है। अब भी ये इवन सिमेट्रिक सिग्नल है। पहले भी इवन सिमेट्री थी, अभी भी इवन सिमेट्री है। इसका मतलब डीसी वैल्यू से इवन सिमेट्री को फर्क नहीं पड़ता है। इवन सिमेट्री को डीसी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। वहां पर bn जीरो होने की कंडीशन है। ए नॉट ए एन की वैल्यू कुछ भी सकती है, पर यहाँ पर ए नॉट और ए एन को जीरो होना ही पड़ेगा। विथ सेम लॉजिक ए नॉट और ए एन को जीरो होना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ए नॉट भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब डीसी वैल्यू भी जीरो होनी पड़ेगी और सिमेट्री के लिए। इसको याद रखिएगा। नाउ अब एक आती है थर्ड टाइप की सिमेट्री। इससे पहले कि मैं थर्ड टाइप की सिमेट्री की बात करूं, यहां तक की जो चीज अपन ने सीखी है इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं थर्ड सिमेट्री की बात कर सकूंगा। यहां तक क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डन कर दीजिएगा। थर्ड थर्ड सिमेट्री है सर हाफ वेव सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है? हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री क्या होती है? देखिए, इसके लिए फंक्शन है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू। वेयर टी नॉट क्या है? वेयर टी नॉट इज टाइम पीरियड ऑफ एफ टी, which means first necessary condition for half wave symmetry is function must be periodic। आपको पता है इवन सिमेट्री और ऑड सिमेट्री के लिए फंक्शन का पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है। आपको पता है कि इवन ये फंक्शन गेट पल्स भी एक सिमेट्रिक सिग्नल है, इवन सिमेट्रिक सिग्नल है। इट इज ए इवन फंक्शन। क्या ये पीरियोडिक है? नहीं सर। ऐसे ही ये अपने आप में ऑड फंक्शन है। ये अपने आप में एक ऑड फंक्शन है। क्या ये पीरियोडिक है? नहीं सर। पीरियोडिक हो भी सकता है लाइक cos ओमेगा नॉट टी एंड sin ओमेगा नॉट टी, एंड पीरियोडिक नहीं भी हो सकता है। बट फॉर हाफ वेव सिमेट्री इट इज द नेसेसरी कंडीशन कि एफ ऑफ टी आपके लिए पीरियोडिक होना पड़ेगा। अब एफ ऑफ टी पीरियोडिक होने के बाद कंडीशन क्या है? एफ ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस और माइनस टी नॉट बाई टू, विच मीन्स एक पीरियोडिक फंक्शन को आप उसके हाफ टाइम पीरियड से राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो अब जो नया फंक्शन बना वो पिछले वाले फंक्शन का माइनस टाइम्स होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस के क्रॉस मिरर इमेज ले लूं तो ये वापस पहले वाला फंक्शन बन जाना चाहिए। अगर ऐसा फंक्शन है तो इसको बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्रिक और स्यूडो सिमेट्री। स्यूडो सिमेट्री ऑल्सो नोन एज स्यूडो सिमेट्री। सो हाफ वेव सिमेट्री और स्यूडो सिमेट्री इसी फंक्शन इसी सिमेट्री का नाम है जहां पर फंक्शन इस तरह से बिहेव करता हो। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल
ये गेट पल्स, ये गेट पल्स। अरे सर, ये गेट पल्स तो अपने आप में और फंक्शन है। ये टाइम पीरियड टी नोट, ये टी नोट बाई टू, ये जीरो, ये माइनस टी नोट बाई टू, ये वापस माइनस टी नोट, एंड सो ऑन। सर ये तो अपने आप में और फंक्शन है। इट इज और फंक्शन, और सिमेट्री है। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं कि ये और सिमेट्री है, लेकिन ये हाफ वेव सिमेट्री भी है। हाफ वेव सिमेट्री कैसे चेक कर रहे हैं आप इसको हाफ टाइम पीरियड से शिफ्ट कर दीजिए। तो हाफ टाइम पीरियड से मैं शिफ्ट करता हूँ, एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू का डायग्राम क्या होगा सर? आपका ये वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा, विच मीन्स कुछ इस तरह से ये डिजाइन बन जाएगी। ये नाउ आप देखिए, क्या ये माइनस टाइम्स एफ टी के बराबर है? यस सर, विच मीन्स इट इज हाफ वेव सिमेट्रिक, विच मीन्स इट इज हाफ वेव सिमेट्री। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? हाफ वेव सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फोरियर सीरीज में गेट और आईईएस के अकॉर्डिंग पूछे जाते क्वेश्चन है। क्लियर है क्या ये बात? अरे सब बोलिए, क्लियर है? चंद्रकांत अकेला अहम कर रहा है, कार्तिक श्रेयस सबने अहम कर दिया है। ओके सर। सर एक दो एग्जांपल और चाहिए, हम इसलिए अहम नहीं कर रहे थे, नया है, अभी वीकली मेरे लिए नया है, तो थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और ले लीजिए। ओके, एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ। वन मोर थिंग, आपको कुछ बेसिक एग्जांपल चाहिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन चाहिए, जो कि छोटे छोटे एग्जाम जेईएन एंड स्टेट पीएसयू जो क्वेश्चन होते हैं, जो पूछते हैं अगर सिग्नल सिस्टम पे, तो आपको निम्बस लर्निंग पे जाकर, ऑन द निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे, मेरे 7 to 8 यूट्यूब वीडियोस है, उनको आपको देखना चाहिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, एंड हर एग्जाम्पल के नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। और आपको तो मैंने थ्योरी पढ़ाई भी है, हालांकि ये थ्योरी थोड़ा सा कंसाइज वे में है, बट फिर भी आपको इतनी थ्योरी पता है कि आप वो क्वेश्चंस कर पाए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आउट ऑफ द सब्जेक्ट गेट सिग्नल एंड सिस्टम फॉर द स्टेट पीएसयूज मैंने वहां पर लिए हैं, तो आपको जरूर देखना चाहिए यूट्यूब चैनल पर निम्बस लर्निंग के अंदर। पर फिलहाल यहाँ पर कुछ एग्जांपल और लेते हैं। सर जैसे अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगुलर वेव की, तो ये भी अपने आप में हाफ वेव सिमेट्रिक है। इट इज ऑल्सो हाफ वेव सिमेट्रिक। कैसे? तो देख लीजिएगा, वन मोर वे इज एट टी इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी है? ए, एट टी बाई टू, ये टी नोट है, ये टी नोट बाई टू है, ये माइनस टी नोट बाई टू है। आपको पता चल रहा है टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड से जब सेम डिजाइन वापस रिपीट होती है, ये वह वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि सर टी नोट बाई टू पे इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस है। माइनस टी नोट बाई टू पे कितनी वैल्यू है? माइनस है। टी इक्वल टू जीरो पे कितनी? प्लस है। विच मीन्स आप बोल सकते हैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ प्लस माइनस टी नोट बाई टू के उल्टा है। इसका मतलब ये लगभग वैसे बिहेव कर रहा होगा। हालांकि मैं सही तरीका नहीं मानता हूँ, शिफ्टिंग सबसे बेस्ट तरीका है। आप शिफ्टिंग कर दीजिए, तो एफ टी माइनस टी नोट बाई टू, इसकी डिजाइन आपको पता है क्या बनेगी सर? ये जो कि एग्जैक्टली मिरर इमेज है अक्रॉस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के क्रॉस मिरर इमेज ले लूंगा, तो इस डिजाइन के मिरर इमेज है। इसका मतलब क्या है? ये हाफ वेव सिमेट्रिक है। हाफ वेव सिमेट्रिक भी है एंड इवन सिमेट्रिक भी है। इवन सिमेट्रिक तो है ही, आपको पता है, मिरर इमेज में देख रहा हूँ, तो इवन सिमेट्रिक तो है ही, हाफ वेव सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल के साथ साथ वो ओड भी हो सकता है, या इवन भी हो सकता है, या फिर नाइदर इवन नॉर ओड भी हो सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, एक थर्ड एग्जाम्पल भी, जहां पर ना तो वो इवन है ना ओड है, बट हाफ वेव सिमेट्रिक तो है। जैसे कि ये एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है आपके लिए, ये समझाने के लिए काफी है कि यहाँ पर ये ना तो
इवन है ना ओड है, बट हाफ वेव सिमेट्रिक है। इट इज हाफ वेव सिमेट्रिक। चेक कर लेना। इट इज हाफ वेव सिमेट्रिक बट नाइदर इवन नो रोड। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके लिए काफी है। तीनों एग्जाम्पल ये काफी है बताने के लिए कि हाफ वेव सिमेट्रिक क्या होता है। ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, और ये नाइदर इवन नोर ओड है। बट साथ साथ हाफ वेव सिमेट्रिक है। सारे हाफ वेव सिमेट्रिक के एग्जाम्पल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन सर इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, अगर ये हाफ वेव सिमेट्रिक भी है तो इसका फोरियर सीरीज से क्या कनेक्शन है सर? फोरियर सीरीज के अकॉर्डिंग आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर ये हाफ वेव सिमेट्रिक है तो ए एन एंड बी एन की वैल्यू जीरो होगी फॉर एन इवन। ए एन एंड बी एन की वैल्यू जीरो होगी फॉर एन इवन। अच्छा सर, इसका मतलब इसका मतलब हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल आर half wave symmetric signals are odd harmonic signal। odd harmonics, केवल odd harmonics ही इसमें एग्जिस्ट करते हैं। सर इवन हार्मोनिक्स जीरो होते हैं, इसका मतलब ए नोट भी जीरो होना चाहिए। विच मीन्स ए नोट भी जीरो होना चाहिए। यस बिल्कुल राइट कह रहे हो आप। ए नोट भी जीरो होगा, एवरेज वैल्यू जीरो होगी। अगर उसमें कुछ डीसी वैल्यू एड है तो वो हाफ फेज सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है ए एन और बी एन का जीरो होना जरूरी है फॉर एन इवन। बी नोट तो कुछ होता नहीं है बट ए नोट तो होता है यहाँ पे। ए नोट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और ए नोट होता है डीसी वैल्यू। इसका मतलब इसमें डीसी वैल्यू जीरो होनी चाहिए हाफ वेव सिमेट्री के लिए। तो ये एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वाह सर वाह लिख दीजिए। अगर आपको अब तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार लिखिए वाह सर वाह। थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए, क्योंकि मैं वन वे बोल रहा हूँ और आप लोगों के कमेंट्स, क्योंकि अपनी फ्रेंडशिप नहीं हो पाई। बता रहा हूँ फ्रेंडशिप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए रोजाना क्लास होनी चाहिए रेगुलरली। हम एकदम से मिलते हैं। ओके थैंक यू, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अरे डन कर दीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लिया तो डन कर दीजिए। वाह जनाब। थमदेव वारहाड़े। अब जो ये नेम है ना तुम्हारा, ये टोटली डिफरेंट है। मुझे अभी तक ये श्योर नहीं कि आप मेल है या फीमेल है। मुझे ये श्योर नहीं है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अजीब नेम है। लेकिन आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, रहते हो किस जुगाड़ में, कुछ दिन तो बिताओ मेवाड़ में। कभी मेवाड़ आइएगा, हम आपको घुमाएंगे, आपको बताएंगे कि मेवाड़ कितना खूबसूरत है। दाल बाटी खाइए अपने, दाल बाटी चूरमा यहाँ के खाइएगा। गट्टे की सब्जी खाइए अपने, आप यहाँ पे आके खाइएगा। ओके सर। चलिए फिलहाल चलते हैं आगे। तो नाउ तीन टाइप की सिमेट्री मैंने आपको बताई है। यहाँ पर अब कुछ बातें थोड़ी सी सीरियस तरह से भी करते हैं। नाउ सर हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालनी है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 2 sin 3t, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कोफिशिएंट निकालिए। क्वेश्चन है फॉर एफ टी इक्वल टू 2 sin 3t, फाइंड आउट फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग तो
क्या इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट एग्जिस्ट करते हैं? तो सिंस एफ टी इज पीरियोडिक, एफ टी पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि सर आपने पहले ही बता दिया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि हर इंडिविजुअल साइनोसॉइडल फंक्शन पीरियोडिक होता है। इसका मतलब पीरियोडिक है, तो एफ टी इज पीरियोडिक, दैट्स व्हाई फोरियर सीरीज एग्जिस्ट। बट ये एक स्पेशल टाइप का एक फंक्शन है, क्योंकि हम हर पीरियोडिक को साइन कोस में ब्रेक करते हैं। अगर खुद साइन कोस की फॉर्मेट में है तो ध्यान रखना वहां पर इनफाइनाइट हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, वहां पर उतने ही हार्मोनिक्स होंगे जितने साइन कोस के फंक्शन है। लाइक अगर यहाँ पे सिंगल फंक्शन है तो मैं बोल सकता हूँ, इसलिए बाई कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद विथ एफ टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा नोट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नोट टी, हमें समझ में आता है कि ए नोट इक्वल्स टू जीरो, ए एन इक्वल्स टू जीरो एंड ओनली बी वन एग्जिस्ट विच इज 2 एंड ओमेगा नोट इक्वल्स टू 3। सिंस ये अकेला साइनोसॉइडल फंक्शन है तो इसका ओमेगा नॉट कितना होगा? सर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट कितनी होगी? इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगी 3, विच मीन्स ओमेगा नॉट की वैल्यू 3 है। नाउ इसका जो कोफिशिएंट है वो है n इक्वल टू 1 के बाद जो कोफिशिएंट आ रहा है यानी कि b1, तो यानी कि जो b1 की वैल्यू है वो 2 है, b2 कितना होगा? 0, b3 कितना होगा? 0, आगे आने वाले सारे bn 0, और ए नॉट और ए एन तो जीरो ही थे। ए नॉट जीरो इसलिए क्योंकि डीसी वैल्यू नहीं है, और ए एन तो इसलिए क्योंकि ये ओड फंक्शन है तो ए एन जीरो होगा। तो सर इसका मतलब ये इसके कोफिशिएंट है, यही आंसर है। कितना सिंपल सा आपने आंसर निकाल दिया। ये क्लियर है तो मैं अगला क्वेश्चन अब आपको देने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट। चलिए एक काम करेंगे, लास्ट में स्क्रीनशॉट अब मैं आपको लेने के लिए टाइम दे दूंगा, अभी के लिए फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट, फाइंड आउट Fourier series coefficient for f of t equals to 3 plus 5 sin root 7 into t। इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। चंद्रकांत, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है, उम्दा बेकार है, उम्दा, हाई क्वालिटी की बेकार जिसे बोलते हैं हैंडराइटिंग वैसी है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्या लिखा है ए नोट ए एन बी एन में, बट फिर भी इतनी बेकार भी नहीं है। मैं इतना तो समझ पा रहा हूँ कि ऊपर लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, मैं मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ अच्छी हैंडराइटिंग है, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये 1/L लिखा है या 1/2 लिखा है आपने। पर जो मैं समझ पा रहा हूँ ये कि आपके सर ने, जो मैथ्स वाले सर ने आपको लिखवाया है उसमें ए नॉट ए एन बी एन सबके लिए 1/L, ये 1/L क्या होता है? कहीं एल मेंशन किया होगा इसने? सर वो ऊपर एन एल मेंशन कर रखा है, ये एल क्या होता है? पर मुझे इतना पता है ए नोट ए एन बी एन सबके लिए बाहर आउटसाइड में सेम चीज ले रखी है, इसका मतलब आपने ऊपर ए नोट बाई टू ले रखा है, तब तो ठीक है कि मैं कह रहा हूँ ना,
आप यहाँ पर ए एन और बी एन में 2/T0 लेते हो। अगर आप इसको ए नोट को 1/T0 की जगह 2/T0 कर दोगे तो आपको ऊपर A0/2 लेना पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूला मेरा वाला याद रखें, मैथ्स वाला नहीं। शिवम ने आंसर निकाल दिया है। सर यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि ये अपने आप में पीरियोडिक फंक्शन है, चाहे ओमेगा नोट की वैल्यू कुछ भी हो, तो ए नोट की वैल्यू है 3 एंड बी वन की वैल्यू है 5। बाकी ए एन जीरो है, बाकी सब जगह बी एन जीरो है, बी एन भी जीरो है एक्सेप्ट एन इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल सा है। हर्ष कह रहा है सर एक्सप्लेन कर दीजिए। हर्ष बड़े ध्यान सुनो, मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन में समझाया था कि एनी कंटिन्यूअस इंडिविजुअल साइनोसोइडल फंक्शन इज पीरियोडिक। यानी कि अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू √7 भी है तब भी पीरियोडिक है, और डीसी अगर ऐड कर दिया तब भी फंक्शन पीरियोडिक रहता है, क्योंकि दो फंक्शन के पीरियोडिक होना इस बात पे डिपेंड करता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो रेशनल है या नहीं है। लेकिन अगर एक फंक्शन डीसी है तो डीसी ये बोलता है कि आप मेरी तरफ मत देखिए, मुझे पीरियोडिक है और मुझे छोड़कर बाकी सब फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो हम ओवरऑल पीरियोडिक होंगे। तो सर ये तो पीरियोडिक है, और इसके ऐड हो जाने के बाद, डीसी के ऐड हो जाने के बाद भी फंक्शन पीरियोडिक ही रहेगा। अगर पीरियोडिक है तो फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फोरियर सीरीज में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो बहुत सीधा सा आंसर है, ए नॉट की वैल्यू 3 होगी, ए एन 0 होगा, और साइन के साथ जो आ रहा है बी एन, उसमें बी एन इक्वल टू 1 की वैल्यू आएगी B1 = 5, क्योंकि जो एक ही साइन फंक्शन है तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, ओमेगा नोट इक्वल टू √7 के साथ आ रहा है, विच मीन्स n = 1 के साथ आपके आ रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो B1 की वैल्यू 5 है। यानी साइन के साथ जो फंक्शन आता है वो Bn होता है। फॉर्मूला क्या है, किसने पूछा है मुझसे? हर्ष। हर्ष फॉर्मूला क्या है? ए नॉट प्लस सिग्मा, जो कि सम है अपने आप में, n = 1 से इंफिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा नोट टी। कोस के साथ जो आ रहा है वो फंक्शन ए एन, और प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नोट टी। जो साइन के साथ आ रहे हैं वो सारे जो कॉफिशिएंट है वो बी एन। यहाँ पर देखो साइन के साथ आ रहा है यानी बी एन है, और यहाँ पे क्योंकि एक ही फ्रिक्वेंसी है n = 1 वाली, इसलिए B1 की वैल्यू है, सॉरी सॉरी हाँ 5, मैं √5 समझा था, 5 है, तो B1 की वैल्यू कितनी है? 5। ए नोट की वैल्यू कितनी है? 3। बाकी सारे ए एन और बी एन, ए एन जो कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी है सब जीरो है, बी एन 1 के सिवा जितने भी आ रहे हैं सबके सब जीरो है। ये स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जहाँ पे जितना साइन और कोस फंक्शन दिया हुआ होता है उतने ही हार्मोनिक्स होते हैं। आपने देखा होगा कि आपने अगर स्क्वायर वेव ली तो इनफाइनाइट हार्मोनिक्स मिले थे, ट्रायंगुलर वेव ली इनफाइनाइट हार्मोनिक्स मिले थे, लेकिन अगर आप साइनोसोइडल फंक्शन लेते हो तो उसमें जितने साइन और कोस के फंक्शन है उतने ही हार्मोनिक्स होंगे। अगर 3 फंक्शन है तो 3 ही हार्मोनिक्स है। जैसे कि अब मैं अगला एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, बड़े ध्यान से बताइएगा, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपके किसी एग्जाम में पूछे जा सकता है, तो देखिए ध्यान से। फाइंड आउट फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फॉर फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू फॉर फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 2 cos 3t प्लस 5 sin 2t। इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये पूछता हूं मैं वैसे तो, कि फर्स्ट तो चेक whether the Fourier series whether the given function ft can be expressed in Fourier series or not। तो हमको पहले ये चेक करना है कि फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस किया जाता है या नहीं किया जाता है। सिंस ω1/ω2 3/2 है विच इज रेशनल, इसलिए f of t is periodic and can be expressed in Fourier series। Now by comparing with standard, जो कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड है एफ टी इक्वल्स टू ए नोट प्लस सिग्मा इक्वल एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन ओमेगा नोट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नोट टी।
हमने देखा कि यहाँ पर ओमेगा नोट कितना है। अब हमें ये जानना है ओमेगा नोट कितना है। आपको लग रहा होगा सर A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 5। नो, फ्रीक्वेंसी 3 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब कोई और हार्मोनिक्स पे काम कर रहे हैं। मुझे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का तरीका होता है HCF ले लीजिए, HCF ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। जब आपका फंक्शन दो या दो से ज्यादा पीरियोडिक फंक्शन के साथ मिलकर बन रहा है, एडिशन से मिल रहा है या सब्ट्रैक्शन से बन रहा है, तो ओवरऑल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, HCF लेने से आती है। ओवरऑल फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, एलसीएम लेने से आता है। तो यहाँ पर HCF ले रहा हूँ। HCF क्या होगा, 2 और 3 का HCF क्या होता है, एनीवन? 2 और 3 का HCF क्या होता है, 6। सब लोग बोल रहे हैं 2 और 3 का HCF होता है 6। तुम्हें नहीं आता ना, तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें नहीं आता ना, थक जाते हो ना, कॉलेज के अंदर दिन भर काम करते थक जाते हो ना, और इतना थक जाते हो कि यही पता नहीं चलता कि हमने 6 7 क्लास भी पास किए। भूल जाते हो ना एक बार के लिए कि हमने 11 12 क्लास भी पास किए। मैं आपको याद दिलाता हूँ। अब आप जिस उम्र में आ चुके हो, आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि HCF और LCM क्या हो सकता है। और जिस उम्र में आप आ चुके हो, जो कोर्स आपने लिया है इंजीनियरिंग का, उसके अंदर आप खुद भी नहीं पता कर पाओगे कि HCF और LCM क्या होता है, क्योंकि इतना माइंड ही नहीं बचता अब तो अब बेस्ट तरीका ये है, आप अपने घर पे जाओ, अपने छोटे भाई को बुलाओ, इधर आओ। आजकल तुम्हारी शिकायत बहुत आ रही है, बहुत कंप्लेन सुन रहा हूँ, मम्मा बोल रही तुम बहुत मस्ती करते हो दिन भर, तुम पढ़ाई नहीं करते आजकल। तो आपका छोटा ब्रदर भाई बोलेगा, नहीं भैया मैं पढ़ाई करता हूँ, भैया मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा, अच्छा पढ़ाई करते हो, इधर आओ। 3 4 और 6 का एलसीएम लेके बताओ, 3 4 6 का एचसीएफ लेके बताओ। एंड जब वो ले रहा हो तब आप ध्यान से देखना कैसे ले रहा है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, आपको याद आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। इसका एचसीएफ होता है 1, HCF होता है 1। हम नहीं सिखाएंगे, छोटे भाई से पूछना, क्योंकि थोड़ी बहुत इज्जत बनाए रखना अपनी। छोटे भाई से सीधा मत पूछना कि मुझे सिखा दो, उससे बस किसी ट्रिक की तरह पूछना। ये HCF है 1, इसका HCF 1 होता है। LCM 6 होता है, मैंने LCM नहीं पूछा है, मैंने HCF पूछा है। HCF 1 होता है इसका ना। अगर HCF 1 है तो मैं बोल सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, इसका मतलब ओमेगा नोट की वैल्यू 1 है, तो ये 3 ओमेगा नोट है और ये 2 ओमेगा नोट है। 3 ओमेगा नोट एंड इट इज 2 ओमेगा नोट, इसलिए मैं बोलूंगा, दैट्स वाई यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू है इस फंक्शन के अंदर 2, और B2 की वैल्यू है 5। A3 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है 5। बाकी सब AN और BN की वैल्यू है 0। सबकी वैल्यू 0 है, केवल थर्ड हार्मोनिक है एंड सेकंड हार्मोनिक है। ये समझ में आया क्या, इसमें केवल थर्ड हार्मोनिक्स है एंड सेकंड हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक तो है कोस का, और सेकंड हार्मोनिक है साइन का। ये मैंने कैसे चेक किया, वापस बताता हूँ मैं। आपको एक फंक्शन दिया होगा साइन कोस से बना हुआ। फर्स्ट तो आपको ये चेक करना है कि जो ये फंक्शन है वो पीरियोडिक है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, सर इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर रेशनल है, इसका मतलब ये आपके लिए पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक है तो फिर आपको कैसे चेक करना है कि इसमें कौन सा हार्मोनिक्स है। उसके लिए तरीका ये है कि सर एक बार जब ये पीरियोडिक समझ में आ चुका है तो इन सारी फ्रीक्वेंसी का HCF लेके मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा ओमेगा नोट। और एक बार ओमेगा नोट आ गया तो बस उसका कौन कौन सा कोफिशिएंट मेरे पास है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि मेरे पास ये हार्मोनिक्स है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू 1 आई, तो थर्ड हार्मोनिक्स है एंड सेकंड हार्मोनिक्स है। अब साइन का सेकंड हार्मोनिक्स है, इसका मतलब B2 की वैल्यू है 5, एंड कोस का थर्ड हार्मोनिक्स है, इसका मतलब A3 की वैल्यू है 2। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? स्पेशली इस एग्जाम्पल को तो आप उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो स्क्रीनशॉट लेना इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए।
अरे डन तो क्या ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी, डन 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 डन। डन 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 डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक ft can be expressed as Fourier series or not. If your answer is yes, if your answer is yes, then find out, then find out trigonometric Fourier series coefficient. F of t equals to है 2 cos phi by 2t plus 7 cos 6 by 5t plus 9 sin t by 7, 9 sin t by 7 plus pi by 6, 9 sin t by 7 plus pi by 6। फर्स्ट आंसर दें, इट इज फोरियर सीरीज एक्सप्रेसिबल और नॉट। फोरियर सीरीज एक्सप्रेसिबल और नॉट। फोरियर सीरीज एक्सप्रेसिबल और नॉट, यस और नो? यस और नो, इट इज फोरियर सीरीज एक्सप्रेसिबल और नॉट। तो देखिए, हाउ कैन वी फाइंड आउट सर? Since individual sinusoidal function are periodic, it is periodic, it is periodic, it is periodic. Now, if the overall function f of t is periodic, then it can be expressed in Fourier series. Then it can be expressed in Fourier series. Now, omega 1 is 5 by 2, omega 2 equals to 6 by 5, and omega 3 equals to 1 by 7. That's why omega 1 by omega 2 rational, omega 2 by omega 3 rational, and omega 3 by omega 1 also rational. Now, ft is periodic, इसलिए it can be expressed in Fourier series. It can be expressed in Fourier series. अब हमसे पूछा है कि कौन कौन से इसमें हार्मोनिक्स है, कौन कौन से हार्मोनिक्स से कैसे पता लगाए? तो सर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, जो कि ओमेगा नोट है। तो इट इज n1 ओमेगा नोट विच इज 5/2, n2 ओमेगा नोट विच इज 6/5, एंड n3 ओमेगा नोट इज 1/7। सो वी गेट n1 n2 एंड n3। हमें n1 n2 n3 का वैल्यू मिल जाएगा अगर हम ओमेगा नोट निकाल देते हैं। ओमेगा नोट कैसे निकालते हैं? सर इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, so now omega naught is HCF of 5/2, comma 6/5, comma 1/7, and HCF can be, आपको ये मैंने बताया या नहीं बताया? ए बाई बी एलसीएम लेना है, ए बाई बी एंड सी बाई डी का। तो आप एलसीएम ले लीजिए ए न्यूमरेटर का
एंड HCF ले लीजिए डिनोमिनेटर का। सेम स्टोरी है HCF के लिए। तो HCF ले लीजिए 561 का और एलसीएम ले लीजिए 257 का। 561 का HCF 1 होता है और 257 का LCM, जो कि अगर मैं आपसे पूछूंगा तो फिर से मुझे लगता है कि आप रॉन्ग बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1/70। 257 का जो LCM है वो तो है 1/70, मतलब 70, और HCF है 1, विच मीन्स ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आई? 1/70। क्लियर? तो अब हम ये कह सकते हैं सर, अब हम ये कह सकते हैं सर कि N1 ओमेगा नोट इसमें इन FT तीन हार्मोनिक्स है, N1 N2 N3। इन FT N1 N2 and N3 harmonics are present, harmonics are present। सो N1 ओमेगा नोट की वैल्यू है 5/2। N1 की वैल्यू हो जाएगी 5/2 ओमेगा नोट, 5/2 इंटू 70, कितना आया? 1/175, 1/75 हार्मोनिक है। N2 ओमेगा नोट की वैल्यू है 6/5। ओमेगा नोट कितना है? 1/70। सो N2 होगा 6/5 अपॉन 1/70, 6/5 इंटू 70, विच इज 84th हार्मोनिक। N3 omega naught equals to 1/7, which is 10th harmonic। N3 equal to 10th harmonic। तो इसमें तीन हार्मोनिक कौन कौन से? 10th, 84th एंड 175th। इसलिए मैं बोल सकता हूं इसके अंदर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कौन कौन से आ रहे होंगे। सबसे पहले तो 175th, यानी कि A175 की वैल्यू है 2, A175 की वैल्यू है 2। उसके बाद 84th, तो A84 की वैल्यू है 7, A84 की वैल्यू है 7। उसके बाद 10th हार्मोनिक, विच मीन साइन है, तो B3 की वैल्यू है 9। इट इज रॉन्ग आंसर। B3
हेलो हेलो। ऑडिबल है ना? अब ऑडिबल है? ओके, ये मेरी लैंग्वेज है एम। मैं बच्चों को बोलता हूँ एम लिखा करो, एम ब्रह्मास्मि। तो चलो देखो, 9 sin t/7 प्लस 5/6 ये फंक्शन था। आपको अब तक पता चल चुका है कि हार्मोनिक्स कौन से हैं। क्या आपको हार्मोनिक्स निकालने में कोई भी डाउट हुआ? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। इस क्वेश्चन की आप सोल को समझिए, कैसे निकालते हैं आप ये हार्मोनिक्स। पहले तो सर हम जो साइनसोइडल फंक्शन है उसमें चेक करते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा नॉट कितना है। एक बार ओमेगा नॉट मिल जाता है तो उसके बाद n1 ओमेगा नॉट की वैल्यू कंपेयर करते हैं, n2 इंटू ओमेगा नॉट की वैल्यू कंपेयर करते हैं, n3 ओमेगा नॉट के अंदर n3 को कंपेयर करके n3 निकाल देते हैं। तो n1 n2 n3 की वैल्यू निकल गई। कितने रैंडम और कितने वियर्ड हार्मोनिक्स है। 10th हार्मोनिक, 84th हार्मोनिक एंड 175th हार्मोनिक, 3 हार्मोनिक्स प्रेजेंट है यहाँ पे। और जो ये हार्मोनिक्स है, अब जब मैं वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे पता है कि सर ये 175th हार्मोनिक है तो A75 की वैल्यू 2 होगी। ए क्यों सर? क्योंकि ए एन कोस एन ओमेगा नॉट टी होता है। कोस के साथ जो आता है वो ए एन है, और आपको पता है ये 175th है, इसका मतलब ये A175th है। इसी तरह यानी कि इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज A175th। इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ A84th की वैल्यू है 7, बट B10 की वैल्यू 9 नहीं है। B10 की वैल्यू 9 नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ एंगल भी एड है। मेरे पास बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी के साथ साथ कुछ एंगल क्यों आ रहा है? इसका मतलब अभी भी ये सही फॉर्मेट में नहीं है, इसको सही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 sin t/7 cos π/6। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, 9 cos t/7 साइन π/6। नाउ अब मैं ये कर सकता हूँ 2 cos π/2t प्लस 7 cos 6/5t प्लस साइन 30 डिग्री। π/6 मतलब 30 डिग्री, तो मतलब 1/2, विच मीन्स 4.5 cos t/7 प्लस यहाँ पर cos 30 डिग्री मतलब √3/2, विच मीन्स 4.5 √3 sin t/7। अब मैं कह सकता हूँ A175 इक्वल्स टू 2, A84 इक्वल्स टू 7, साथ ही साथ A10 की वैल्यू 4.5 एंड B10 की वैल्यू 4.5 इंटू √3। दिस इज योर आंसर। नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको समझ में आया है पूरा का पूरा प्रोसीजर? या वापस में एक बार, क्योंकि यहाँ लाइट जाने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो ठीक है, वो जो भी है उसके बारे में तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इसको 3 बार चेक करा दिया है एंड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, पर अभी एकदम से वापस ये एकदम से प्रॉब्लम हो गई। बट कोई बात नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कार्तिक ने कहा रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है, check f of t can be expressed as Fourier series or not. If your answer is yes, then find out the trigonometric Fourier series coefficient, and function f of t is given by 2 cos 5/2t plus 7 cos 6/5t plus 9 sin t/7 plus 5/6. Now, first of thing that it is Fourier series expressible or not, which means it is periodic or not. तो हमें पता है कि इंडिविजुअल साइनोसॉइडल फंक्शन तो पीरियोडिक होते हैं, बट अगर वो सम होकर आ रहे होंगे तो ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक होगा क्या? इसको चेक करने का तरीका है, इनकी फ्रीक्वेंसी के रेशियो अगर रेशनल है, ω1/ω2 इज द रेशनल, ω2/ω3 इज द रेशनल एंड ω3/ω1 इज द रेशनल, बिकॉज ये इंटीजर का रेशियो है। इंटीजर बाई इंटीजर का रेशियो है तो रेशनल होता है। आप जानते हैं पाई नहीं है इसके अंदर, ई नहीं है एंड अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो सब रेशनल है।
तो सर ये रेशनल है, इसका मतलब ये पीरियोडिक है। अब अगर पीरियोडिक है तो फिर इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका ओमेगा नॉट कितना होगा। तो उसके लिए हम एचसीएफ लेते हैं। तो 5/2, 6/5 और 1/7 का एचसीएफ लिया था, तो मैंने आपको सिखाया था 1/70 आ रहा है। 1/70 आ गया, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इसमें हार्मोनिक कौन से हैं। तो सर N1 इंटू ओमेगा नॉट ये होगा। माना कि N1 की वैल्यू कुछ भी रैंडम हार्मोनिक्स है, 30, 70, 50, 3, 5 कुछ भी। तो इसका मतलब है कि N1 ओमेगा नॉट की वैल्यू ये है, N2 ओमेगा नॉट की वैल्यू ये है और N3 ओमेगा नॉट की वैल्यू ये है। N1, N2, N3 हार्मोनिक्स है जो कि इसमें प्रेजेंट है। तो ये N1 हार्मोनिक्स है, ये N2 हार्मोनिक्स है, ये N3 हार्मोनिक है। तो N1 की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा नॉट से डिवाइड किया तो N1 की वैल्यू 175 आई। N2 ओमेगा नॉट में ओमेगा नॉट से डिवाइड किया तो N2 की 84th हार्मोनिक है। और N3 की वैल्यू 10th हार्मोनिक आई। इसका मतलब इसमें तीन हार्मोनिक है, 10th, 84th एंड 175th। तो अब मुझे आंसर पूछा है इसने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी बता दो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कौन सा होगा। सर कोस के साथ में आता है an, क्योंकि मेन फॉर्मूला जो हमारा है वो है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। वेयर ए एन बी एन आपको पता है कैसे निकालते हैं। यहाँ कंपेयर करने से कोस के साथ में आता है ए एन। तो यानी कि कोस के साथ 175th हार्मोनिक पे आ रहा है ए 175 जो कि है 2। तो ए 175 की वैल्यू होनी चाहिए 2। इसी तरह से ए 84 की वैल्यू होनी चाहिए 7। बट बी 10 की वैल्यू होनी चाहिए 9। पर ये रॉन्ग है क्योंकि आपको पता है बी एन साइन एन ओमेगा नोट टी प्लस थीटा क्यों है यहाँ पे, प्लस थीटा नहीं आना चाहिए। ओनली बी एन साइन एन ओमेगा नोट टी, ए एन कोस एन ओमेगा नोट टी। तो जो एक प्लस थीटा है इसको हटाना पड़ेगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो इसको हमने फिर से आगे सोल्व किया और इसको चेंज किया। ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा। इसको हमने ओपन किया, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो कोस ए साइन बी। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। एंड देन कोस 30 डिग्री होता है √3/2 विच मीन्स 4.5 √3 साइन टी बाई 7। एंड साइन 30 डिग्री होता है 1/2 यानी कि 4.5 कोस टी बाई 7। एंड ये दोनों एज इट इज निकाल दिए। सो सारे कोस एक साथ में है। इसके अंदर 175th हार्मोनिक है, इसके अंदर 84th हार्मोनिक है, इसमें ए 10th हार्मोनिक है, जबकि इसके अंदर साइन के साथ है तो बी 10th हार्मोनिक है 4.5 √3। ये इसका फाइनल आंसर है। अब तक सब कुछ क्लियर हुआ। सब कुछ क्लियर हुआ। तो रूम पे करने के लिए भी एक क्वेश्चन लिखिए, रूम पर करना है आपको। एंड ना केवल रूम पे करना है, प्लीज आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भेज दें ताकि अपन यहाँ पे अपन टाइम सेव कर सके। टेलीग्राम पे आप भेजें। अच्छा एक और चीज बहुत जरूरी, मेरा बहुत मन कर रहा है इससे पहले कि हमारे हाथ में जितना टाइम है और आप जो लोग जितने भी अच्छे इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जितने भी लोग हैं, उसके लिए हेल्प के लिए मैं चाहता हूँ आज और कल तो मैं ऑब्वियसली पूरे दिन क्लास मेरा बिजी है, बट परसों मैं टाइम निकाल सकता हूँ। आप क्या मॉर्निंग के अंदर टाइम निकाल सकते हैं। मॉर्निंग मेरा सेशन थोड़ा सा फ्री होगा उस टाइम पे, मैं आपको टेलीग्राम पे क्लास ले सकता हूँ। हाँ पक्का। मॉर्निंग के अंदर इट इज नॉट कंपल्सरी क्लास, ये कोई कॉलेज की क्लास नहीं कि सर क्यों, वाई। आप लोग यहाँ पर हैं इसका मतलब यू आर हंग्री टू लर्न समथिंग फ्रॉम सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट। अगर आपको सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट से कुछ सीखना है तो प्लीज मॉर्निंग के अंदर आप एक्स्ट्रा टाइम टेलीग्राम पे दीजिए। इट वुड बी फन, हम बहुत मस्ती से पढ़ेंगे। पक्का ना। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ रूम पर करने के लिए। लिखिए क्वेश्चन, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 3 cos 2πt प्लस 7 sin 13πt। तो क्या अब तक सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो आपको इस क्वेश्चन को बताना है कि ये फोरियर सीरीज एक्सप्रेसिबल है या नहीं है। वन मोर थिंग, मैं हर लैंग्वेज के अंदर एक चीज पूछता हूँ कि समझ में आया, समझ में आया तो क्या कहते हैं। लाइक इन भोजपुरी, बिहार के अंदर इसको बोलते हैं बूझे। और हिंदी में तो ऑब्वियसली समझ में आया। एंड इसमें शायद तेलुगु में बोलते हैं चेस्तु नावा एंड चेस्तु नानू, जो मुझे सिखाया था चेस्तु नावा एंड चेस्तु नानू।
और और कन्नड़ के अंदर कुछ लिखा है तो मैं भूल गया। कन्नड़ में मैं आज वापस पूछूंगा। महाराष्ट्रियन में इसको क्या बोलते हैं? हाँ, स्क्रीनशॉट ले रहा, स्क्रीनशॉट में आपको लेने के लिए दे रहा हूँ। आपको बताना है समझ में आया को महाराष्ट्रियन मतलब मराठी में क्या बोलते हैं। मराठी लैंग्वेज के अंदर समझ में आया को कैसे बोलेंगे? आप चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझी का, फिर समझला का, समझला का। ओ, समझल का। ओ, समझल का, समझल का। और अगर समझ में आ गया तो आप लोग क्या बोलेंगे? समझल का तो मैंने पूछा, आप क्या आंसर देंगे? समझ में आया? आहो। अच्छा। हाँ समझल। हाँ समझल। ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। डन। लास्ट क्वेश्चन का भी ले लीजिए, ये तो पुराना क्वेश्चन है। डन। ये डन है ना? हाँ सर, ये डन है। तो कहाँ गया क्वेश्चन वो? अच्छा सर, ये रहा। सबसे पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। अब उसके बाद आप इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। और रूम पे करने के लिए क्वेश्चन ये आपको बताना है, फोरियर सीरीज एक्सप्रेसिबल और नॉट। इफ आंसर इज यस, देन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बताना है आपको। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट उतार लिया? क्लियर? क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर? चलिए, तो फिर अभी टेक्निकल स्टाफ से कोई आया था तो उन्होंने कहा था कि सर, जो ये स्टूडेंट्स अहम लिख रहे हैं एक बार इनसे पूछिएगा कि सर इस अहम का मतलब क्या होता है। सर मैंने बहुत सारी क्लासरूम में मैं चेक कर रहा हूँ आजकल, स्टूडेंट्स हर किसी क्वेश्चन का आंसर अहम लिखते हैं। सर इसका क्या मतलब होता है? इन बच्चों से पूछे ना, ये क्या टेक्निकल चीज चल रही है आजकल। मैंने इनको बोला, ये मेरा फैलाया हुआ है सारा माया जाल, ये मेरा फैलाया हुआ माया जाल है। अहम ब्रह्मास्मि। मासूम समझ नहीं पाएंगे लोग। चलो फिलहाल तो सेकंड। तो अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक देखा था, सेकंड है एक्सपोनेंशियल, यानी कि आप नोट्स में जाकर वहां पर लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला था ट्रिग्नोमेट्रिक, अब है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। यहाँ पर भी मैं लाइन लिखूंगा, एनी पीरियोडिक फंक्शन, एनी पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एफ ऑफ टी with time period t naught, with fundamental period t naught can be expressed as
एफ ऑफ टी इक्वल्स टू सिग्मा। मुझसे यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनमें से एक क्वेश्चन यही था कि आप जरा बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। सी एन ई की पावर प्लस जे एन ओमेगा नोट टी, वेयर सी एन क्या होता है, सी एन इक्वल्स टू वन बाई टी नोट इंटीग्रेटिंग ओवर टी नोट एफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी डी टी। नाउ अब हम इस किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को फिर से, मेरे लिए आश्चर्य, once again I am surprised that any periodic function can be written as n equal to minus infinite to infinite summation of n equal to minus infinite to infinite cn e की power plus j n omega naught t, where summation means cn is a discrete function and can be Cn can be recorded from function f of t as the formula 1 upon t naught integrating over t naught f t e power minus j n omega naught t dt, where integration shows that function f of t is continuous function. It is a very important question which is asked in various interview, like Cn is continuous or discrete and f of t continuous or discrete, and how can you be sure that f of t is continuous और c of n is discrete। एंड हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ से समझ में आता है कि सम किस लिए लगाया जा रहा है, इस सी एन की वजह से, यानी सी एन डिस्क्रीट फंक्शन है। सी एन अभी हम बताएंगे जैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर बात हो रही है, और एफ ऑफ टी मतलब टाइम डोमेन, तो यानी कि टाइम डोमेन में ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन है, इसका मतलब कंटिन्यूस। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है, ये डिस्क्रीट है, क्योंकि समेशन लगा हुआ है, सी एन के लिए लगाया गया है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या रहा होगा, फंक्शन आपका डिस्क्रीट रहा होगा। इसके बारे में मैं लास्ट चैप्टर में और बात करूंगा, डीटीएफएस डीटीएफटी की जब हम बात करेंगे तब, बट फिलहाल के लिए क्लियर है यहाँ तक। नाउ तो जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी का एग्जाम आप जानते हैं, इट इज हाईली रेपुटेड एग्जाम। लाइफ में कुछ ही लोगों को टाइम मौका मिलता है इंटरव्यू के अंदर जाने का, जहां पर मैंने वहां पर इंटरव्यू में बैठा था, उस प्रेशर के अंदर थे, और वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, 5 मेंबर्स थे मेरे टाइम में जब मैंने ये अपना इंटरव्यू दिया था। उस पैनल के अंदर जो मिश्रा सर थे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, एंड वो एचआर से थे, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल गई थी, क्योंकि टेक्निकल राउंड मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया था, क्योंकि मेरे टेक्निकल राउंड के अंदर कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेडलॉक क्यों बनता है, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, प्राइमरी की सेकेंडरी की, मतलब मुझे पता ही नहीं था। कोर्स मैंने पढ़ा था, मेरे बीटेक के सिलेबस में था, इसलिए उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, और स्पेशली मेरी जो ब्रांच थी उसमें कंप्यूटर साइंस भी आता है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में, मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर था, ईसी इलेक्ट्रिकल के अंदर था मेरा, जो कि मैं प्रिपेयर होकर भी गया था, तो उसी में मैंने ईसी भी लिखा था। लेकिन उन्होंने क्वेश्चंस मेरे से ज्यादातर इधर पूछे थे, क्योंकि उनको पता था कि टेक्निकल के अंदर ईसी वाले तो क्वेश्चंस को पता है। उनमें से जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। अब अगर आप होंगे तो आप बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कोएफिशिएंट, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी एन कोस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 1 ओन टी नॉट इंटीग्रेटिंग ओवर टी नॉट एफ टी डी टी, एंड ए एन इक्वल्स टू 2 बाई टी नॉट इंटीग्रेटिंग ओवर टी नॉट एफ टी कोस एन ओमेगा टी डी टी, एंड बी एन इक्वल्स टू 2 बाई टी नॉट इंटीग्रेटिंग ओवर टी नॉट एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, वेयर एज complex exponential Fourier series coefficient can be written as f of t equals to sigma n equal to minus infinite to infinite cn e to the power plus j n naught t, and where cn equals to 1 upon t naught integrating over t naught f t e की पावर माइनस j n naught t dt। वो बोलेंगे पानी पियो, पानी पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ अरे रट्टा वेकेशन, किसने बोला तुम्हें इतना कुछ रटने के लिए। तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो मेन डिफरेंस है उसको आप समझिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट है, सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट आप देखें, देखा होगा सिर्फ पॉजिटिव हार्मोनिक्स पे एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हार्मोनिक्स पे भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल जो लाइफ में आप जितनी भी जगह यूज में लेते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं, जबकि कॉपी पेन पे सबसे ज्यादा एप्लीकेशन अपन यूज में लेते हैं, सबसे ज्यादा जो अपन प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पे लगाते हैं। इवन फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इसी का एडवांस पार्ट है।
तो यानी कि कॉपी पेन पे काम करने के लिए तो सबसे अच्छा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में लेने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? ट्रिग्नोमेट्रिक। इसी वजह से मैथ्स वाले सर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल शायद नहीं पढ़ाते हैं, आप देख लेना। वहां पर जहाँ पे भी आपको काम में पड़ता है इसका मैथ्स के अंदर, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है। इवन एनालॉग वाले सर भी अगर एनालॉग बहुत डीप में पढ़ाएंगे, अगर आप गेट की तैयारी करेंगे यहाँ पे तो जैसे नरसिंह सर है वो पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल डीप में लेके जाके पढ़ाएंगे, तो वहां पर वो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का भी फोरियर सीरीज निकाल देते हैं, जो कि केवल आज तक कभी क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन कभी एक दो क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने के लिए वहां पे वो यूज में लेते हैं फोरियर सीरीज को। तो वहां पर आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ही काम में आती है बाकी की दुनिया में। वो तो हम है सिग्नल सिस्टम वाले जो कि मैथ्स को इतना डूब कर पढ़ रहे हैं, इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। और आपको बताऊंगा धीरे धीरे, एक बार आप लाप्लास पढ़ेंगे तो आप सरप्राइज होंगे, शॉक्ड होंगे कि जो नेटवर्क की स्टोरीज है वो भी कनेक्टेड है सिग्नल सिस्टम से। सिग्नल सिस्टम है जिसने प्रूव कर रखा है हर चीज को समझने में हेल्प कर रहा है। कंट्रोल सिस्टम की सारी स्टोरीज कनेक्टेड है सिग्नल सिस्टम से, जो कि सिग्नल सिस्टम के अंदर हर चीज प्रूव हो रही है हमारे सामने। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर भी आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बारे में ज्यादा लोग पढ़ते हैं, और रीजन मैंने आपको समझा दिया है। तो ऐसे आपको वहां पर समझाना होता है। मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था एचआर राउंड में, थैंक गॉड कि एचआर राउंड के जो हेड थे वो मिश्रा सर थे, एंड एचआर राउंड के अंदर मैंने थोड़े से मार्क्स गेन किए थे। वहां पर कुछ क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं, बट जो मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन याद है वो ये है कि जो मैं जैसे जयपुर से हूँ, तो उन्होंने कहा था कि जयपुर एंड मेवाड़ की तरफ से, तो वो कहते हैं कि आपकी जयपुर को किसने बसाया है? जैसे मेरा जो काम धाम है सारा जयपुर में होता है, और मैं मेवाड़ से बिलोंग करता हूँ। मेवाड़ अलग जगह है, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, इनका नाम सुना होगा आपने। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इन सबको मिलाकर एक एरिया कहलाता है, इसको कहते हैं मेवाड़। यहाँ महाराणा प्रताप की ये जन्मभूमि थी। सारा महाराणा प्रताप का जो सारा काम कार्यकाल है वो सारा इसमें मेवाड़ में रहा है। और हल्दी घाटी वगैरह बहुत बड़ी बड़ी कहानी, और बहुत खुशबू आती है यहाँ की मिट्टी से। खैर जो भी है, और मैं आपको बता दूं कि जयपुर को किसने बसाया था, ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। हेड डिपार्टमेंट, यूपीसी का एग्जाम इंटरव्यू चल रहा है, मैं सामने हूँ, और ये आज से 10 साल पुरानी स्टोरीज। वहां पर मैंने उनसे कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि सवाई जयसिंह ने, जयसिंह जो राजा है उनका नाम जयसिंह था, तो मैंने कहा था कि सर सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाया है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये आपके राजाओं की क्या प्रॉब्लम है, वो अपने नाम के आगे सवाई क्यों लगाते हैं? एंड मुझे नहीं पता, आई नो आइडिया कि सवाई क्यों लगाते हैं। आपने सुना होगा, आप लोगों ने अगर किसी ने नाम सुना हो, हमारे यहाँ के किंग जो होते हैं वो सवाई लगाते हैं नाम की, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है। सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, ये सवाई लगाते हैं राजस्थान के जो राजा होते हैं, राजस्थान की तरफ से जो राजा होते हैं ना, वो राजपूत लोग जो होते हैं वो सवाई लगा देते हैं। तो मैं वहां नहीं जानता था, बट क्योंकि मैंने अपना सिक्स सेंस उस टाइम पे तेज कर रखा था, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मेरा एचआर राउंड भी 19-20 चला जाएगा तो शायद मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि टेक्निकल राउंड के अंदर मेरा 19-20 गया है, क्योंकि मेरे को पता है कंप्यूटर साइंस वाले क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे थे। लेकिन एचआर राउंड को मेरे को अच्छा करना जरूरी था, तो एचआर राउंड के इस क्वेश्चन का फिर मैंने दिमाग लगाया, तो मुझे याद आया था कि एक स्टोरी जो पापा ने सुनाई थी बचपन में। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपके टाइम में भी किसी इंटरव्यू में काम में आ सकता है। तो ये देखो स्टोरी याद आई थी कि पापा एक बार कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ के राजा लोग हैं वो बहुत ईगोइस्टिक होते थे। अपनी इस ईगो के चक्कर में वो बड़े बड़े युद्ध लड़ाई करते थे, और इवन कुछ ही लोगों के साथ, लाइक अकबर जो उस टाइम में मुगल एम्परर था, वो जब सेना लेके आया था तो उन लोगों से लड़ने के लिए मुट्ठी भर लोग थे ये महाराणा प्रताप की तरफ से। लेकिन ये सब लोग बहुत तगड़ा युद्ध किया। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, तो उसमें वो पार्ट नहीं दिखाया गया है जिसके अंदर जो साथ में गए थे वहां पर, स्पेशली पद्मावती तो गई नहीं थी, जो वहां पर गए थे गोरा और बादल, जो चाचा और भतीजा थे, शायद चाचा या भतीजा या मामा या भांजा थे। वो जो युद्ध लड़ते हैं बहुत ही धांसू होता है। उनकी गर्दन कट हो जाती है, बट फिर भी वो लड़ते रहते हैं वहां पर। जो गुफा जिससे वो राजा रतन सिंह को छुड़ाते हैं, वहां बाहर पहरेदारी करते हैं, और सारे मुगल सेनाओं से वो लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। एंड 30 to 40 मिनट्स तक वो उसको वहीं पे रोके रखते हैं। एंड देन वो जब निकलते हैं जाते थे, तो राजा रतन सिंह पहुंच चुके होते हैं उस तरफ। इस तरह के लोग थे, ये मुट्ठी भर लोग थे, ये इगोइस्टिक होते हैं। तो यहाँ पर जो उनके चापलूस मंत्री थे वो उनको बोल रहे थे कि अरे राजा, आपने तो आज जो डिसीजन लिया है उससे आपकी जो क्वालिटीज है, आपको बता दूं कि क्वालिटीज होती है, वो एक राजाओं के लोगों में क्वालिटीज मानते थे। वो अपने को कंपेरिजन करते थे एक पूरे राजा से, और उस पूरे राजा का नाम है हिंदू सम्राट राजा पृथ्वीराज चौहान, जो कि उस टाइम में अजमेर के राजा हुआ करते थे। 1100 सन 1100 ईस्वी की टाइम की बात है ये। एंड देन उसके बाद जो उनके आ रहे थे मुगल, ऑब्वियसली बाद में आए 1400 1500 में, तो ये लोग अपना कंपेरिजन करते थे
उस टाइम में पृथ्वीराज चौहान से, तो वो कहते थे कि आप तो आज 84% है, आप में 86% क्वालिटीज है, आप में 93% क्वालिटीज है। तो कभी कभार क्या हुआ कि कुछ ऐसे डिसीजन राजा ने लिए, तो उनके चापलूस मंत्री ने बोला, अरे सर आप 1 से भी ऊपर हो गए, आप तो 1.25 के बराबर हो गए। तो ये एक उपाधि, एक जैसे कहते हैं ना, एक मुकुट के ऊपर जो थोड़ा सा एक होता है, उसका क्या नाम होता है, शहर के ऊपर जो लगाते हैं अपन लोग से, वो एक एक उपाधि की तरह हो गया। जैसे कि अपन सिंपल सा बोलते हैं कि ना, चेरी ऑन द केक, वैसे ही कि एक से भी ऊपर है, आप 1.25 के बराबर है, तो ये क्वालिटी हो गई। तो वहां से ये वर्ड चलने लगा सवाई। और ये पहला वर्ड ऑफिशियली जय सिंह को दिया था, जब वायसराय जो दिल्ली से जयपुर में आए थे, तो उन्होंने उनके राजा को खुश करने के लिए पूछा था कि क्या कहना चाहिए इनको, तो इनको सवाई जय सिंह बोलना। तो उन्होंने बोला कि सवाई जय सिंह जी, देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो सवाई वर्ड वहां से लिखा है, जो इतिहासकार है, हमारे हिस्टोरियन है, उन्होंने पहला ऑफिशियल नाम वहां से दिया था। तो ये स्टोरी जैसे मेरे को याद आई, उन्होंने पापा ने स्टोरी थी नहीं सुनाई, उन्होंने बस वो ईगो वाली स्टोरी सुनाई थी, इसको मैं कनेक्ट कर दी मैंने कि सवा से सवाई बनाऊंगा, तो ये स्टोरी सुनाई। साथ साथ मैंने 2 वर्ड और बोले कि सर हमारे राजस्थान में कुछ चिड़ावनी नाम भी है, यानी कि एक होता है पौण। पौण मतलब दिमाग नहीं है, पौण 75%, मतलब अगर आप लो होते होते आप 75% पे रह गए, तो हम बोलते हैं पौण आदमी है। इट इज मतलब ना, हमारे यहाँ पे लोकल भाषा के अंदर बोलते हैं पौण, अरे पौण आदमी इधर आ, अरे पौण इधर आके, अरे पौण आदमी देख इसको। और दूसरा है, आपको आगे बढ़ते बढ़ते इतना भी नहीं बढ़ना कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएं, 1.25 से ऊपर चले जाएं, 1.5 तक चले जाएं, और वो भी अपने आप में चिढ़ाने वाला नाम है। वो भी बहुत ही बेकार नाम है, उसको हम बोलते हैं 1.5 होशियार। इट इज नेगेटिव नेम। 1.5 होशियार का मतलब होता है ज्यादा होशियार, ज्यादा होशियार। मतलब ना अपना दिमाग लगा रहा है कि अच्छा एक काम करता हूँ, हवा चलाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पानी लगा देता हूँ, वो करता हूँ, पता चला सब कुछ लाइट फ्यूज उड़ गई, तो हम बोलते हैं अरे 1.5 होशियार, कम से कम देखता तो सही, पानी से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1.5 होशियार। जैसे मैंने ये दोनों एग्जांपल दिए, सामने वाले मिश्रा सर बहुत ही इंप्रेस हुए थे, और उन्होंने बोला था एक्सीलेंट। उन्होंने एक ही वर्ड बोला था एक्सीलेंट, और वहाँ मेरे मार्क्स बढ़े थे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के बारे में सब कुछ आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी आप कॉलेज में, आपके पास टाइम होता है, कभी भी फ्री टाइम होता है, तो आप सोचे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटरेस्ट लें, वहाँ पर क्या क्या चीजें फेमस है, क्या पावर प्लांट है आपके स्टेट में, क्या क्या पावर प्लांट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए ये है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोर्सेज कोएफिशिएंट, और इसका डिफरेंस भी मैंने बता दिया। नाउ अब जो ये Cn है, अगर इफ f ऑफ t इज रियल फंक्शन, इफ f ऑफ t इज रियल फंक्शन, तो आप जानते हैं f ऑफ t इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ स्टार t। और f ऑफ इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है Cn, और इसका होता है c माइनस n स्टार। इसका मतलब Cn इक्वल्स टू c माइनस n स्टार होना चाहिए। और ऐसा है, तो इसका मतलब मोड ऑफ Cn इवन स्पेक्ट्रम होना चाहिए, एंड फेज ऑफ Cn ऑड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। सर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब किसी भी चीज को फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में पढ़ना, किसी भी चीज को फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में पढ़ने को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। लाइक जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको किसी भी रियल फंक्शन के लिए जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। हाई वैल्यू मिलेगी एन इक्वल्स टू 0 पे, यानी C0। उसके बाद एन इक्वल टू 1 पर C1, देन एन इक्वल टू C2 पे C2, एंड सो ऑन। इसी तरह से -1, -2। इट इज अ इवन स्पेक्ट्रम। फॉर रियल एफ टी के लिए बना रहा हूँ, कोई रियल फंक्शन अगर एफ ऑफ टी, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम रियल आता है, एंड फेज स्पेक्ट्रम जो कि ओड आता है। फेज स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा नजर आएगा, इस पर भी गेट में क्वेश्चन आ चुका है, आता रहता है। ये 1, 2, एंगल C1, एंगल C2, एंगल -C1, एंगल -C2। मुझसे शिवम ने पूछा था कि सर इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, कैलकुलस से कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्या मैथ्स के लिए, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स के क्वेश्चन ना केवल मैंने कैलकुलस के दिए, प्रोबेबिलिटी के भी दिए हैं, मैट्रिक्स के भी दिए हैं, और साथ ही साथ डिफरेंशियल क्वेश्चन के भी दिए हैं। ये चारों चैप्टर आपके 11th 12th पे टिके हुए हैं, और ये चारों के चारों चैप्टर अब गेट के अंदर बहुत वेटेज भी रखते हैं, इसलिए वो चारों चैप्टर के मैंने नोट्स बनाकर उसको प्रोवाइड कर दिए। अगर आपको भी चाहिए
मुझसे पर्सनली इंडिविजुअली मांगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर अभी तो सिग्नल सिस्टम से टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए आप देखें, ये है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और ये है फेज स्पेक्ट्रम, जो कि एक रियल फंक्शन का होता है। तो ये एक लग रफ आइडिया है सर, इसको क्या करूं मैं, इसको याद करना है क्या? याद नहीं करना, मैं बस बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको ध्यान रखना है आपको, कि कोई भी अगर आपके पास रियल फंक्शन है तो उसके लिए इवन स्पेक्ट्रम होगा मैग्नीट्यूड, और फेज स्पेक्ट्रम होगा ओड। तो यहाँ तक अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार यहाँ तक फंक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो ये ले लीजिए सिर्फ। ले लिया? अब उसके बाद ये वाला पार्ट। ठीक है, टाइमिंग हम सेट करेंगे कल, कि हम बाकी वीक डेज के अंदर किस टाइम पे मिल सकते हैं और मिलना चाहिए। इस वीक में मेरे को टाइम मिला हुआ है, बाद में नहीं मिलेगा। अभी क्लास थोड़ा सा मुझे टाइम मिला हुआ है, तो इस वीक डेज में एक दो दिन अपन क्लास टेलीग्राम पे भी लेते हैं, इससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी। फिलहाल चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट, नाउ, अब कुछ कंडीशंस जो आपको देखिए याद रखनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए हमेशा, और वो कंडीशंस क्या क्या है? तो कंडीशंस है, वैसे मैं इस कंडीशन की फोटोज भी आपको भेज दूंगा, लेकिन कंडीशंस फिलहाल के लिए आप याद रखना। जैसे आपका एफ टी इज रियल फंक्शन, देन आपका जो सी एन है वो क्या होता है? तो सर सी एन जो है वो अपने आप में सी माइनस एन स्टार के बराबर होगा। फर्स्ट, सम प्रॉपर्टीज। सेकंड, अगर आपका एफ टी इज रियल एंड इवन है, तो आपका जो सी एन है वो भी रियल एंड इवन होगा। हम चेक करेंगे, लाइक अगर आप एफ टी इक्वल टू कोस ओमेगा नोट टी ले रहे हैं, या मैं तो बोल रहा हूँ टू कोस टी ले रहे हैं, तो इसके लिए सी एन निकालना, ये भी अपने आप में एक का फंक्शन है, साइन और कोस अगर है तो इसके लिए जब हम इसको कंपेयर करते हैं, तो पहले तो हम इसको ब्रेक करते हैं, 1/2 ई की पावर जे टी प्लस 1/2 ई की पावर माइनस जे टी, विच मीन्स ई की पावर जे टी प्लस ई की पावर माइनस जे टी। और अब मैं बोल सकता हूँ, आफ्टर कंपेयरिंग आफ्टर कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड f of t equals to sigma n equal to minus infinite से infinite cn e की पावर j n ओमेगा नॉट t। मेरे को समझ में आता है कि जब ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सर ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर है 1। तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी एन ई की पावर जे एन टी से कंपेयर करते हैं, तो n की वैल्यू जब 1 लेता हूँ तो सी वन आता है, साथ में जो कुछ भी मल्टीप्लाई है, सर 1 ही मल्टीप्लाई, तो सी वन 1 है, और सी माइनस वन भी 1 है। इसका मतलब इसमें दो ही कोफिशिएंट है, सी वन और सी माइनस वन, जो कि 1 है। अब आपको पता है कि सर सी वन और सी माइनस वन 1 है, तो पहले तो मुझे बताओ, क्या सी एन इक्वल्स टू सी माइनस एन स्टार है? यस सर है। स्टार मतलब कॉन्जुगेट। तो जो सी माइनस एन कौन होता है? जो नेगेटिव पे सी एन है, और सी एन क्या होता है? जो पॉजिटिव एन पे है। तो सी वन इक्वल टू सी माइनस वन कॉन्जुगेट है। हाँ आपको सर ये तो रियल ही है, तो कॉन्जुगेट तो होना ही है। रियल ही है तो आपको पता है सी एन इक्वल टू सी माइनस एन स्टार तो होना ही है। अच्छा, सेकंड थिंग, आपको पता है कि जो एफ टी है वो रियल एंड इवन है, तो सी एन भी रियल एंड इवन होना चाहिए। हाँ सर, ये रियल भी है, प्योरली रियल है, और इवन भी है। इसका मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल सही यहाँ पर काम कर रही है। थर्ड थर्ड जो है लास्ट, वो है एफ ऑफ टी इज रियल एंड ओड। अगर एफ ऑफ टी रियल एंड ओड है, देन सी एन इज प्योरली इमेजनरी एंड ओड। प्योरली इमेजनरी एंड ओड होगा, लाइक एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 3 sin 2t। इसको अगर मैं लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ 3
1/2j e की पावर j2t माइनस 1/2j e की पावर माइनस j2t। साइन 2t को ऐसे लिखते हैं आप, साइन कोस को ब्रेक करना आपको आता ही है, e की पावर j ओमेगा नॉट टी माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी। तो आपको पता है इसका मतलब सर 3/2j e की पावर j2t माइनस 3/2j e की पावर माइनस j2t। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कौन है सर? एफ ऑफ टी होना चाहिए सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी एन। ओमेगा नोट के लिए कितनी है? ओमेगा नोट यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो ई की पावर जे एन 2t से कंपेयर करते हैं हम, तो हम पाते हैं इसलिए C1 की वैल्यू n इक्वल टू 1 पर C1 की वैल्यू आ रही है 3/2j, और C माइनस 1 की वैल्यू जब n इक्वल टू -1 लेता हूँ तो उसकी वैल्यू आ रही है C माइनस 1 की वैल्यू माइनस 3/2j। सिंस C1 इक्वल टू C माइनस n स्टार है क्या? C1 इक्वल टू C माइनस 1 कॉन्जुगेट है, हाँ सर है। इसका मतलब एफ टी रियल है। सर वो तो मेरे को पता ही है, वो तो मेरे को पता ही है, साइन फंक्शन रियल फंक्शन है, मेरे को पता ही है। अच्छा एक और चीज, ये प्योरली इमेजिनरी एंड ओड है क्या? प्योरली इमेजिनरी एंड ओड है क्या? इसकी वैल्यू है 3/2j, इसकी वैल्यू है -3/2j। हाँ सर प्योरली इमेजिनरी एंड ओड है, इसका मतलब फंक्शन ओड भी होगा। एफ ऑफ टी अगर आपका रियल एंड ओड है तो आपका सी एन प्योरली इमेजिनरी एंड ओड होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब आपको ये जो प्रॉपर्टीज है तीनों, ये पता होनी चाहिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप देखिएगा, याद रखिएगा, मैं इसको बस पैकअप कर रहा हूँ फाइनल। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके नाउ लास्ट जो मुझे बात लेनी है वो है कंपैरिजन विथ ट्रिग्नोमेट्रिक, कंपैरिजन विथ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें? तो देखिए सबसे पहले ए, अगर मेरे को ए एन बी एन और ए नोट की वैल्यू निकालनी है तो ए नोट इज नथिंग बट सी नोट ही होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे सी एन पता हुआ है और ए नोट ए एन बी एन निकालना, तो कैसे निकालूंगा? तो ए एन होता है सी एन प्लस सी माइनस एन, बी एन होता है जे इंटू सी एन माइनस सी माइनस एन, और ए नोट तो सी नोट के बराबर ही होता है। जबकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? सर सी नोट तो हमें पता है ए नोट ही होता है, जो सी एन है, जो पॉजिटिव एन के ऊपर जो फंक्शन आता है उसको मैं सी एन बोलता हूँ, और जो नेगेटिव एन वाले होते हैं फंक्शन को सी माइनस एन बोलता हूँ। तो जो सी एन है वो है हाफ ए एन माइनस जे बी एन, और जो सी माइनस एन है वो है हाफ ए एन प्लस जे बी एन। ये इनका आपस का कंपैरिजन है, जो कि अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। ये लास्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। अब इस चैप्टर की असली चीज स्टार्ट करूंगा मैं कल की क्लास में। असली चीज बोले तो सर, असली चीज का मतलब ये है कि कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको प्रॉपर्टीज से कोई क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो कैसे करते हैं। क्या देखने का मतलब है कि इंट्रिक्शन करके तो मैं सोल्व ही कर दूंगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के अंदर एक्सप्रेस करो, तो मैं क्या करूंगा? मैं सी एन निकालूंगा। सी एन कैसे निकालूंगा? 1/t नोट इंटीग्रेटिंग ओवर एफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी डी टी करके सोल्व करूंगा। तो वो तो मैं कर ही दूंगा, वो तो मैथ्स की कहानी है। वैसे भी सीख लूंगा, लेकिन मेरे को वो काम नहीं करना है। मुझे क्या करना है? एक मेन फंक्शन कोई एफ ऑफ टी है जिसका सी एन मुझे याद है। अब जो भी मुझे फंक्शन दिया है कुछ जी ऑफ टी, तो उस जी ऑफ टी को इस एफ ऑफ टी की टर्म में लिखने की कोशिश करनी है। ये जी ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट है, ये जी ऑफ टी डी एफ टी बाई डी टी है।
तो आपको इस तरह से पहले लिखना है और साथ साथ फिर प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, क्योंकि मैं बताऊंगा कल प्रॉपर्टीज, अब अगली क्लास में मैं आपको प्रॉपर्टीज लिख के पहले से दे दूंगा कि अगर कभी एफ ऑफ टी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी एन है तो एफ ऑफ टी माइनस सी नोट का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सी एन इंटू ई की पावर माइनस जे एन एम नॉट टी। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है कैसे काम करती है मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले तो फंक्शन को कंपेयर करना है कि मेरा जो मेन फंक्शन है जिसका सी एन मुझे याद है, यानी पहले तो एक फंक्शन लेंगे जिसका सी एन हम याद कर लेंगे। अब जितने ही फंक्शन आएंगे उस मेन फंक्शन से कंपेयर करते हुए उन सबके सी एन निकालेंगे। यही प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का जो है एक कहते हैं ना बेस तैयार होता है, जो आगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म में बहुत काम में आता है। जो कि सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें भी काम में आएगा। तो कल हम पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टीज वगैरह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।